हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस फुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम कम से कम टाइम में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कार्बन, सबसे पहले कार्बन के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल होता है सी। एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4 एंड वैलेंसी इज 4। Then next, food, clothes, medicine, books, living things और many of the things are made up of carbon compound। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्बन से बनी हुई हैं, जैसे जो फूड हो गया, क्लोथ हो गया, मेडिसिन, बुक्स, देन लिविंग थिंग्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जो कार्बन से बना होता है। देन जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट में कार्बन प्रेजेंट होता है 0.02%। देन अब हम बात करेंगे कार्बन की बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग इन कार्बन, तो कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो देख लेते हैं कैसे कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जैसे कि आपको पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। तो जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो 2,4। तो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को स्टेबल होने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन को अपना इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको क्या चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको 4 और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो कार्बन होता है ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, दूसरा वाला उस इलेक्ट्रॉन को लेता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है? गेन और लूज होता है इलेक्ट्रॉन का, तब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन ये जो कार्बन है, कार्बन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। ये कार्बन ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज करता है। तो किस तरीके से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को अगर गेन लूज नहीं करता है तो कैसे यहाँ पर कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है? यहाँ पर हमने तो देख लिया कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, तो क्या बनाएगा? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर रीजन देखिए लिखा हुआ है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव आयन। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? C4 नेगेटिव आयन बनाएगा। लेकिन it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on the 10 electrons। अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। देन अगर हम लूज की बात करें, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस कटायन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या आ जाएगा? C4 प्लस कटायन बनाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो कार्बन है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है ना लूज करता है, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन गेन करना और लूज करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अब कार्बन क्या करता है? यहाँ पर देखिए, दस कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन एटम और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो अब कार्बन कैसे स्टेबल होता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको शेयर करके दूसरे एटम के साथ क्या करता है? वो स्टेबल होता है। The bond formed by mutual sharing of electron pair between two atoms in a molecule is known as covalent bond। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ मॉलिक्यूल, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। देन कंपाउंड्स हमने लिए हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड।
तो इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम H2 का देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन के 2 एटम। अब ये जो एलिमेंट होते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से और क्रॉस से दिखाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे डॉट से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे क्रॉस से। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को हम ड्रॉ कर देंगे, लेकिन क्रॉस से दिखाएंगे। अब देखिए, जो हाइड्रोजन होता है वो ड्यूप्लेट रूल शो करता है, मतलब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी लेता है इस तरीके से। देखिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, स्टेबल हो गया। अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और इसका भी लेगा। तो इस तरीके से दोनों, ये जो हाइड्रोजन, इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, मतलब ये स्टेबल हो गया। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को। देन नेक्स्ट, यहाँ पर CH4 है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन को। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट रूल शो करता है। देन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि कार्बन ऑक्टेट रूल शो करता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये कार्बन क्या करता है, सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। देख सकते हो कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 8। तो ये है मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज CO2। एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, क्रॉस से दिखाएंगे इसको, 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। वैसे ही ये वाला ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन दोनों ऑक्सीजन से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और स्टेबल हो जाता है। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। एक सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो हाइड्रोजन के पास। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो 1 2 3 4 5 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन से, मतलब एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉपी क्या होती है, देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के जो एटम होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उनका जो फिजिकल स्टेट होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर कार्बन के एलोट्रॉप यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ग्राफाइट, डायमंड और फुलरीन। तो यहाँ पर ये जो ग्राफाइट है, डायमंड, फुलरीन है, इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट के एटम होंगे वो अलग तरीके से अरेंज होंगे, लेकिन जो फिजिकल स्टेट होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तीनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो सबसे पहले ग्राफाइट को डिस्कस करते हैं। तो ग्राफाइट में क्या होता है, जो एक कार्बन होता है वो 3 और कार्बन से अटैच होता है। यहाँ पर देखिए 1 कार्बन इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम। देन
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये सॉफ्ट होता है, 2D स्ट्रक्चर एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है ग्राफाइट? क्योंकि देखिए, इसमें जो कार्बन होता है वो 3 अदर कार्बन से बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है? कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, लेकिन ग्राफाइट में कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर 3 ही बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। देन नेक्स्ट, डायमंड। तो डायमंड में जो कार्बन होता है वो 4 अदर कार्बन से अटैच होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, जो ये कार्बन होता है, ये कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच होता है। देन ये कार्बन अगेन 4 कार्बन से अटैच होगा, फिर कार्बन अगेन 4 कार्बन से अटैच होगा। तो इस तरीके से एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है। देन ये 3D स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट, कार्बन का एलोट्रॉप है बकमिंस्टर फुलरिन, दैट इज C60। मतलब कि ये ना जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल मॉलिक्यूल होता है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर 60 कार्बन होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, फुटबॉल शेप बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म स्पेरिकल मॉलिक्यूल। इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक क्या बनाते हैं, एक स्पेरिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि एक फुटबॉल जैसा दिखता है और ये डार्क होता है, डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। देन नेक्स्ट इज वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन होता है उसका नेचर वर्सिटाइल होता है, अनोखा नेचर का होता है। तो कार्बन वर्सिटाइल नेचर का क्यों होता है? तो इसके पीछे 3 रीजन होते हैं, ठीक है? 3 प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से कार्बन वर्सिटाइल नेचर का होता है। पहला है कैटेनेशन, सेकंड इज टेट्रावैलेंट नेचर एंड थर्ड इज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज कैटेनेशन, टेट्रावैलेंट नेचर एंड आइसोमेरिज्म। मतलब लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एग्जिस्ट करते हैं, किसके वजह से? कार्बन के नेचर की वजह से। वो फॉलोइंग नेचर कौन से हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मेनली कार्बन एटम, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है? ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो कार्बन होता है वो कार्बन कार्बन के साथ ही लिंक कर करके क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और लंबी लंबी चेन बनाता है। वो चेन लॉन्ग स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है और रिंग चेन भी हो सकती है, अलग अलग साइजेस की। उसे हम कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है? तो सिंपल लैंग्वेज में कैटेनेशन क्या होता है? ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। जो कार्बन होता है वो अपने ही तरह के एटम के साथ कंबाइन हो होकर लिंक कर 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 क्या करते हैं? बड़े बड़े लंबी चेन बनाते हैं। वो चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, रिंग चेन भी हो सकती है, ऑफ डिफरेंट साइजेस। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, देखिए कार्बन, यहाँ पर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन अपने ही जैसे एटम के साथ यहाँ पर लिंक कर करके देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन बनाया है। यहाँ पर कार्बन लिंक कर करके यहाँ पर देखिए एक ब्रांच चेन बनाया है, यहाँ पर भी ब्रांच चेन बनी है और यहाँ पर रिंग चेन बनी है, जो कि अलग अलग साइज की है। तो इसे हम बोलते हैं कैटेनेशन। देन नेक्स्ट, टेट्रावैलेंट नेचर। टेट्रा मतलब क्या? 4। जो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और सम अदर हेट्रो एटम विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन क्या कर सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये 4 बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के साथ, खुद के कार्बन के साथ भी बना सकता है, या सम अदर हेट्रो एटम, या तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है? वो बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एज वेल एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो जो कार्बन होता है, कार्बन मेनली वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ मेनली बॉन्ड बनाता है, ठीक है? अदर एटम के साथ भी बना सकता है, जैसे हेट्रो एटम मैंने अभी बताया, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनके साथ भी बॉन्ड बनाता है।
तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। अब ये 4 बॉन्ड वो कार्बन के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है या हेटेरो एटम के साथ बना सकता है। तो यहाँ पर ये कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ। अब ये कार्बन देखिए, ये कार्बन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ। तो इस तरीके से कार्बन बॉन्ड करता है। यहाँ पर देख सकते हो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, एक ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि कार्बन टेट्रावेलेंट का नेचर का होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वो 4 बॉन्ड वो खुद कार्बन के साथ भी बना सकता है, या वो 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, या अदर हेटेरो एटम के साथ। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना है, 1 कार्बन के साथ। अब ये कार्बन देखिए, इसने भी 4 बॉन्ड बनाया है, लेकिन कैसे? 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है जो ऑक्सीजन के साथ बनाया है। देन नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए यहाँ पर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मतलब कि यहाँ पर जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। तो अब इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, मतलब इन्हें हम 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा दोनों में, C4H10 ही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। आप देख सकते हो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है। तो सैचुरेटेड मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, compound of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atom are called saturated compound। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। दे आर जनरली कॉल्ड एल्केन्स, और इसे हम एल्केन्स बोलते हैं। तो अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम। मतलब यहाँ पर अगर आप 1 पुट करोगे तो आपको पहला अल्केन मिलेगा, दैट इज मीथेन। 2 पुट करोगे तो आपको दूसरा अल्केन मिलेगा, ईथेन। ऐसे आप नंबर ऑफ कार्बन पुट करते जाओगे तो आपको अल्केन मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट 5 अल्केन लिखे हैं, दैट इज मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इनका यहाँ पर हमने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे? जनरल फॉर्मूला से। तो अब यहाँ पर ये जो अल्केन हमने लिखे, इनका आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, एकदम सिंपल तरीका है। जैसे मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन हमने ड्रॉ किया यहाँ पर। अब देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन हमने ड्रॉ किया, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि ये अल्केन है। अल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, मतलब सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। अब देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन के जो वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 कार्बन है एंड 10 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। फिर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है? अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड है, उसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड विथ डबल बॉन्ड जनरली कॉल्ड अल्कीन। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम अल्कीन्स बोलते हैं। और कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम अल्काइंस बोलते हैं। तो अल्किन्स, अल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। अब यहाँ पर n की जगह पर जब आप पुट कर दोगे नंबर ऑफ कार्बन, तो आपको अल्किन मिलते जाएंगे। अब अल्किन में 1 कार्बन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अल्किन होता है कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, इसलिए 1 कार्बन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो पहला अल्किन मिलेगा इथीन। फॉर्मूला क्या है? C2H4, देन प्रोपिन, ब्यूटीन एंड सो ऑन। तो अब इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। इथिन का यहाँ पर फॉर्मूला है C2H4। 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने ड्रॉ किया। अब इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये इथिन है, अल्कीन है। अल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो हमने डबल बॉन्ड लगाया है। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी था, तो हमने और 2 बॉन्ड लगाया और हाइड्रोजन को लगा दिया।
देन ऐसे ही प्रोपीन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H6। तो 3 कार्बन है तो 1 2 3। अब ये क्या है, ईन है, अल्कीन, तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो हमने एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। देन अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो n की जगह पर नंबर ऑफ कार्बन पुट करो, 2 से स्टार्ट करना क्योंकि 1 कार्बन पॉसिबल नहीं होता है अल्काइन में। तो 2 पुट करेंगे तो पहला अल्काइन मिलेगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। और जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने ड्रॉ किया। अब ये क्या है, अल्काइन है, तो इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। प्रोपाइन 3 कार्बन है, 1 2 3। अब यहाँ पर एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये अल्काइन का कंपाउंड है। तो ट्रिपल बॉन्ड लगा और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करो हाइड्रोजन लगाकर। इसी तरीके से ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। अब किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो चेन, स्ट्रेट चेन में, ब्रांच में एंड रिंग में। तो चेन कैसे ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, चेन है, स्ट्रेट चेन है। ये ब्रांचिंग हो गई, ठीक है, ये मेन चेन है और मेन चेन से यहाँ पर देखिए 2 और कार्बन अटैच है इस तरीके से, इसे हम ब्रांचिंग बोलते हैं। और ये क्या है, देखिए ये है रिंग। तो कैसे ड्रॉ किया जाता है इन कंपाउंड को, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। अगर आपको बोला गया एग्जाम में ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन, तो आपको ना ब्यूटेन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड रूट है इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है। जैसे ब्यूट है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है, तो यहाँ पर 4 कार्बन ड्रॉ करो। एन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और आपको पता है हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना ही चाहिए, तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड लगा और हाइड्रोजन को अटैच कर दो। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। देन यहाँ पर देखिए ब्रांचिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया गया है। देन अब यहाँ पर हेक्सेन, हेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। देखिए 6 कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट किया गया है। देन नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइक्लिक रिंग। तो साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12। तो यहाँ पर 6 कार्बन को रिंग के फॉर्म में अरेंज किया गया है। साइक्लो बोला है ना, तो ये साइक्लिक रिंग में होगा। तो 6 कार्बन को हमने अरेंज किया रिंग के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या अल्केन है, एन, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगाया हुआ है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। ऐसे यहाँ पर है साइक्लोब्यूटेन। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 4 बॉन्ड को हमने रिंग में लगाया है विद सिंगल बॉन्ड और उसकी वैलेंसी को कंप्लीट की है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो किसी भी कंपाउंड की। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर एक और कंपाउंड दिया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है कभी-कभी। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये अच्छी तरीके से आप इसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए C6H6। तो 6 कार्बन को ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले 6 कार्बन ड्रॉ करो, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ड्रॉ करो। उसके बाद हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा दो। देन नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। तो series of organic compound having same functional group and chemical properties and successive member differ by CH2 unit or 14 mass unit are known as homologous series। मतलब कि homologous series क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीरीज होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है उनकी, लेकिन वो जो मेंबर्स होते हैं वो डिफर करते हैं CH2 ग्रुप के साथ, ठीक है, CH2 का डिफरेंस होता है उसमें, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है या फिर 14 मास यूनिट आप बोल सकते हो, उसे हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे अल्केन की सीरीज ले लो, जो अल्केन होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ऑन जो अल्केन की सीरीज होती है, अल्केन की फैमिली होती है, उसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर मीथेन के बाद इथेन है, तो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो जो अल्केन के मेंबर्स होते हैं सबके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हो क्या हो गया, वो होमोलोगस सीरीज हो गया। ऐसे जो अल्कीन होता है, अल्कीन के जो कंपाउंड होते हैं जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो उनके बीच में भी अगर आप देखोगे तो CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, तो उस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं।
या फिर आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड ले लो, जैसे अल्कोहल की जो फैमिली मेंबर होती है, मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है? इसमें भी CH2 का डिफरेंस होता है। तो उस सीरीज़ को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आईपीएसी नेमिंग की। तो आईपीएसी नेमिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है? फुल वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि आईपीएसी नेमिंग है, कार्बोनेट कंपाउंड्स का आईपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर पूरा वीडियो है। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहला है कंबशन। तो जब हम कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स को जलाते हैं, कंबशन मतलब क्या? जलाना, बर्न करना। तो क्या फॉर्म होता है देखिए, कार्बन एंड ऑल इट्स एलोट्रॉप्स फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ हीट एंड लाइट। जब भी हम कार्बन या कार्बन से बने हुए किसी कंपाउंड को हम जलाते हैं, तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ऐसे ही कार्बन का कंपाउंड हमने लिया है, दैट इज मीथेन। तो इसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी मिलता है और यहाँ पर हीट और लाइट भी फॉर्म होता है। देन यहाँ पर अगला कंपाउंड है, अब यहाँ पर हमने लिया इथेनॉल। 2 कार्बन है, अल्कोहल है, तो ये हो गया इथेनॉल। कार्बन का ही कंपाउंड है। तो जब इसे हम बर्न करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट के साथ-साथ वहाँ पर वाटर भी मिलता है। देन कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ क्लीन फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो क्लीन फ्लेम देते हैं। मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे जो गैस सिलेंडर होता है हमारे घर में, एलपीजी गैस होती है, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जब हम बर्न करते हैं, गैस को जलाते हैं, तो आपने देखा होगा एक ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, ब्लू फ्लेम निकलती है। उसे ही हम बोलते हैं कि वो क्लीन फ्लेम है। देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ स्मोक। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वो येलो फ्लेम देता है, जिसमें लॉट्स ऑफ स्मोक निकलता है, ठीक है? वो क्लीन फ्लेम नहीं होता है। देन पेट्रोलियम एंड कोल हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड देयर कंबशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। जो पेट्रोलियम कोल होते हैं, उसमें नाइट्रोजन सल्फर होता है। जब उसे हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो जो बर्निंग होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए। मतलब कि पेट्रोलियम कोल में क्या होता है? नाइट्रोजन सल्फर होता है। जब इसे हम बर्न करते हैं, तो इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और ये जो गैसेस निकलते हैं, वो जो रेन होती है, तो रेन के जो वाटर होते हैं, उसके साथ ये गैसेस मिक्स हो जाती है और उसी रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम कोल होता है, ये इसका जो कंबशन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए। Then next chemical properties is oxidation. Carbon and its compound easily oxidize on combustion. तो कार्बन और इसके कंपाउंड्स जब उनका कंबशन होता है, मतलब जब उसको हम बर्न करते हैं, तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जो अल्कोहल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमने लिया है अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। तो इसको आप जब हीट करोगे किसके प्रेजेंस में? अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन मतलब क्या? बेसिक KMnO4 के प्रेजेंस में जब आप इसे हीट करोगे, तो आपको मिलेगा इथेनॉइक एसिड, ठीक है? या फिर आप इसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में भी हीट कर सकते हो, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग बाय यूजिंग अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है? जो कार्बन या उसके कंपाउंड होते हैं, उनको हम ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं? इसका यूज कर कर तो यहाँ पर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एडिशन रिएक्शन। तो एकदम सिंपल है, एडिशन रिएक्शन मतलब यहाँ पर कुछ ऐड होगा। क्या ऐड होगा? हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, मतलब इथीन, जो अल्किन या अल्काइन वाले कंपाउंड होते हैं, उस पर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक है? ये कैटलिस्ट होते हैं।
तो यहाँ पर हमने लिया ईथीन। अब ईथीन में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, आप कैटलिस्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने निकल लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगेगा। तो ईथीन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। देन वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसे वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जो हाइड्रोजन होता है कार्बन से अटैच होता है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से लाइट और हीट के प्रेजेंस में। जैसे यहाँ पर हमने लिया है मीथेन। मीथेन को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है ना, ये क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा। कैसे? तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन और बचा हुआ क्लोरीन यहाँ पर चलाएगा HCl। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकला और एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच हुआ। तो जो हाइड्रोजन निकला है वो बचे हुए क्लोरीन के साथ यहाँ पर बाहर आ गया, डेट इज HCl। तो यहाँ पर देखिए इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ पर किसने रिप्लेस किया है, क्लोरीन ने रिप्लेस किया है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। देन नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल। तो इथेनॉल वाटर में सॉल्युबल होता है, डिजोल्व होता है। देन इथेनॉल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो इथेनॉल होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। देन कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेस ड्रंकनेस। अगर आप इथेनॉल जो कि डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट इथेनॉल कंज्यूम कर लेते हो, पी लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपको एक नशा होने लगता है। देन प्योर इथेनॉल कैन बी लीथल। और जो प्योर इथेनॉल होता है वो लीथल होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। उसमें प्योर बोला गया है मतलब कि इसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, इसमें वाटर ऐड नहीं किया गया होगा, वो प्योर इथेनॉल होगा। वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। देन नेक्स्ट इथेनॉल का यूजेस देख लेते हैं। तो इथेनॉल को यूज़ किया जाता है मेडिसिन में, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन में, कफ सिरप में इसका यूज़ किया जाता है। देन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप एंड कॉस्मेटिक। देन यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड लेबोरेटरी रिएजेंट। अब रिएक्शन देख लेते हैं, इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ कैसे होगा। जब इथेनॉल सोडियम का रिएक्शन होता है तो यहाँ पर फॉर्म होता है सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। देन अगर इथेनॉल को हम हीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 443 केल्विन, तो क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमने लिया है इथेनॉल, इसको हमने हीट किया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। टेम्परेचर यहाँ पर कितना लेना है, 443 केल्विन। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, देखिए इथिन फॉर्म हुआ है प्लस वाटर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करेंगे इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को हम एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। 5 to 8% एसिटिक एसिड विथ वाटर कॉल्ड विनेगर। अगर वाटर में अगर आप 5 to 8% एसिटिक एसिड मिला देते हो तो उसको हम विनेगर बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट होता है इथेनोइक एसिड का 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन। इथेनोइक एसिड इज सार इन टेस्ट एंड मिसिबल इन वाटर। तो ये टेस्ट में कैसा होता है, सार होता है, खट्टा होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। मिसिबल मतलब डिजोल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है। देन अब रिएक्शन देखेंगे इथेनोइक एसिड का। तो पहला स्टेरिफिकेशन। तो एसिड को, जो इथेनोइक एसिड है, एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं इथेनॉल के साथ, एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ, तो फॉर्म होता है ईस्टर प्लस वाटर। जैसे यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया है एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवा इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म हुआ ईस्टर, ईस्टर प्लस वाटर। अब जो ईस्टर होता है वो स्वीट होता है। ईस्टर इज स्वीट, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। परफ्यूम्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। देन व्हेन ईस्टर ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल। जब ईस्टर को हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ईस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है।
अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया है, देखिए यहाँ पर हमने लिया है ईस्टर। अब इसको जब हमने ट्रीट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। सोप बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ बेस। अब इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कैसा होता है, तो जब इथेनॉइक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन यहाँ पर लिया हुआ है। देन रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसा होता है, क्या फॉर्म होता है, तो इथेनॉइक एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट, वाटर एंड CO2। जैसे यहाँ पर हमने लिया इथेनॉइक एसिड, जब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है देखिए सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अगर इसी इथेनॉइक एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो फॉर्म होगा सॉल्ट, वाटर एंड CO2। देन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, आप सबको पता होगा, कपड़े को धुलने के लिए, साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, इफेक्टिव विथ सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इनइफेक्टिव विथ हार्ड वाटर। तो सॉप क्या होता है, ये सॉल्ट होता है सोडियम और पोटेशियम का, जो कि सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होता है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर में ये काम करता है, अच्छी तरीके से वर्क करता है, लेकिन हार्ड वाटर में ये काम नहीं करता है। तो हार्ड वाटर में जब सोप काम नहीं करता है तो हम किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ लॉन्ग चेन। तो जो डिटर्जेंट होते हैं वो अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है। दे आर इफेक्टिव विथ बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। तो डिटर्जेंट होता है, ये दोनों में काम करता है, सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में भी। एन आयोनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक एंड द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट द सोप मॉलिक्यूल। अब जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, चाहे आप सोप मॉलिक्यूल बोलो या डिटर्जेंट, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक आयोनिक पार्ट होता है जिसे हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और एक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसे हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा वो पार्ट होता है जो कपड़े को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आगे हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये सोप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस सोप के मॉलिक्यूल में ये जो है ये है आयोनिक एंड। आयोनिक एंड मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये जो है ये है हाइड्रोकार्बन की चेन, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, आयोनिक एंड होता है, ये वाटर के साथ सॉल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो वाटर से दूर भागता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, सोप्स आर कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल वाइल डिटर्जेंट्स आर नॉट। तो जो सोप्स होते हैं वो कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इनका कुछ पार्ट नेचर में रह जाता है। देन सोप्स आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बट डिटर्जेंट आर नॉट। जो सोप्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन डिटर्जेंट इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से जो डॉट होता है, कपड़े पे गंदगी होती है, उसको किस तरीके से निकालते हैं। तो नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से गंदगी को निकालते हैं। तो मोस्ट डॉट इज ऑयली इन नेचर। तो जो डॉट होते हैं वो ज़्यादातर नेचर में ऑयली होते हैं। एंड द हाइड्रोफोबिक एंड अटैच इटसेल्फ विथ डॉट। और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ये जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, जो पूंछ होता है, वो क्या करता है, वो अटैच होता है किससे, डॉट डॉट से। जो ऑयल डॉट होता है, यहाँ पर देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसे हम मिसल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डॉट लिया, ऑयल डॉट। ये देखिए, ये यहाँ पर ये हेड समझ लीजिए, ये हेड है और ये टेल है। तो जो हेड है इसे हम बोलते हैं आयोनिक एंड या हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये जो टेल होता है इसे हम बोलते हैं
हाइड्रोफोबिक एंड या हाइड्रोफोबिक पार्ट। ऑलराइट, तो ये जो आयोनिक एंड होता है, ये किसके साथ रहता है? ये वाटर के साथ रहता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ये अटैच होता है किसके साथ? डॉट के साथ। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, व्हाइल द आयोनिक एंड इज सराउंडेड विथ वाटर मॉलिक्यूल, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मीसेल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम बोलते हैं मीसेल्स। तो यहाँ पर कैसे काम करता है, कैसे डॉट निकालता है? तो हाइड्रोफोबिक एंड, ये जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ये चिपक जाता है किससे? डॉट से। और जब हम कपड़े को साफ करते हैं, निकालते हैं, जो हमने बनाया था, बाल्टी में आपने पानी लिया है, डिटर्जेंट डाला है, मिक्स किया है, कपड़े को ऐड किया है, तो जो डॉट है, डॉट पर ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो अटैच हो जाता है, और जब कपड़े को हम इस तरीके से साफ करते हैं तो वो निकल जाता है। ठीक है, वो जो डॉट होता है वो निकल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ, बाल्टी में आपने सिर्फ वाटर लिया है और वाटर में आप कपड़े को साफ कर रहे हो, कपड़े के ऊपर ऑयल डॉट है उसको साफ कर रहे हो, तो क्या ऑयल डॉट निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ वाटर लिया है। वाटर में ये हाइड्रोफोबिक एंड आयोनिक एंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये सोप और डिटर्जेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम सोप डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं, तो जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो ऑयल डॉट के साथ चिपक जाता है। कपड़े को हम वॉश करते हैं तो वो डॉट निकल जाता है। तो सिर्फ पानी में आप डॉट को साफ करोगे तो वो साफ नहीं होता है, क्योंकि पानी में ये हाइड्रोफोबिक एंड प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर आगे देखिए, एन इमल्शन इज फॉर्म बाय सोप मॉलिक्यूल। तो एक इमल्शन बनता है जो कि सोप मॉलिक्यूल के वजह से बनता है। देन क्लॉथ रिमूव द डॉट पार्टिकल फ्रॉम क्लॉथ। तो जिससे जो इमल्शन बना है, क्लॉथ उसको रिमूव कर देता है, जो डॉट पार्टिकल होता है वो निकल जाता है। देन नेक्स्ट इज स्कम। अब स्कम क्या होता है? प्रोसीजर, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। तो हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ये सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जिसे हम स्कम बोलते हैं। तो ये जो स्कम होता है, जो सोप होता है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया है, पहले पढ़ाया है कि जो सोप होता है, हार्ड वाटर में जो सोप होता है वो इनएक्टिव है। हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता है, क्योंकि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसे हम स्कम बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट होता है जो नीचे सेटल हो जाता है। ये क्लींजिंग एक्शन को रोक देता है, इसीलिए डिटर्जेंट का यूज करते हैं हार्ड वाटर में। यूज ऑफ डिटर्जेंट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड दस क्लॉथ गेट क्लीन। तो जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में भी काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है? डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जो स्कम होता है, स्कम को फॉर्म नहीं होने देता है, कम नहीं बनने देता है। जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है वो बनने नहीं देता है। वो मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ डील कर लेता है और कपड़े को साफ कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये फुल चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।